टेलीविजन में भी सुना है, समाचार पत्र में भी सुना है, अपने दादा दादी को भी बोलते सुना है कि भैया पहले जैसा पर्यावरण अब कहाँ रहा। और क्या है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, सब कुछ है। लेकिन कुछ चीजें तो मैम ने ऐसी बोली जो क्या है, सजीव हैं, जीवित हैं, और कुछ चीजें मैम ने ऐसी बोली जो निर्जीव हैं। जैसे, तो इसका मतलब क्या है, अपने आसपास आप सुनते रहते हो पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पर्यावरण है क्या? राम राम सा, खमा गणिसा, मैं डॉक्टर रेखा, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार आरबीएससी वाला में। और बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? हमारा पर्यावरण। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? हमारा पर्यावरण। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। और आप सब बच्चे अब मुझे एक बात बताएंगे कि क्या आपने पर्यावरण शब्द को पहले सुना हुआ है? आप बोलेंगे हाँ जी मैम, बिल्कुल सुना हुआ है, अपने आसपास बहुत सुना है, टेलीविजन में भी सुना है, समाचार पत्र में भी सुना है, अपने दादा दादी को भी बोलते सुना है कि भैया पहले जैसा पर्यावरण अब कहाँ रहा। आपने न्यूज में ये बात भी सुनी होगी कि एक वैश्विक सम्मेलन हुआ है, मतलब इंटरनेशनल मीटिंग हुई है भैया पर्यावरण पे चर्चा करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, अपने आसपास आप सुनते रहते हो पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पर्यावरण है क्या? बेटा, जो कुछ भी आपके चारों तरफ है वो पर्यावरण है। जैसे मेरे चारों तरफ क्या है, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, हमारे घर में अगर हमने पेट रख रखा है, हमारा पेट है, दूसरे जीव जंतु जितने भी पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास, गाय है, भैंस है, वो सब भी हैं हमारे आसपास। और क्या है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, सब कुछ है। लेकिन आपने गौर किया कि हमारे पास कुछ चीजें तो मैम ने ऐसी बोली जो क्या है, सजीव हैं, जीवित हैं, और कुछ चीजें मैम ने ऐसी बोली जो निर्जीव हैं, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे चारों तरफ पर्यावरण में सजीव चीजें भी हैं, निर्जीव चीजें भी हैं, और इनको मिला के ही हम ओवरऑल पर्यावरण बोलते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएंगे कि क्या पृथ्वी पे हर जगह एक जैसा पर्यावरण है? क्या पृथ्वी पे हर जगह एक जैसा पर्यावरण है? कैसे समझो? अगर हम मनाली और शिमला की बात करते हैं बेटा, तो मनाली और शिमला में बर्फ गिर रही है, ठीक है। अगर हम गोवा की, केरला, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, वहां क्या है, समुद्र ही समुद्र है। अगर हम राजस्थान में मरुस्थल की बात करते हैं, वहां क्या है, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर हैं, टीले हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो पर्यावरण आपको शिमला मनाली में देखने को मिलेगा, मतलब जो आपको बर्फ वहां देखने को मिली, क्या वो आप मरुस्थल में आपको देखने को मिलेगी? क्या जो मछलियां आपको केरला, तमिलनाडु के समुद्र में देखने को मिली, वो मछलियां आपको शिमला, मनाली, कश्मीर की बर्फ के अंदर वो मछलियां देखने को मिलेंगी? इसका मतलब हुआ मैम, ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण हर जगह का सेम नहीं है। आपका बर्फ पड़ने वाली जगह पे बर्फ मिलेगी, निर्जीव चीजें भी अलग हो गई, ठीक है। मरुस्थल में क्या, गर्म हवाएं मिलेंगी, ठीक है। उसके साथ साथ मैम जीवित चीजें भी अलग होगी। कैसे भैया? जो मछली आपको तमिलनाडु और गोवा में मिलेगी, वो मछली आपको बर्फ गिरते पहाड़ों में थोड़ा मिलेगी। तो इसका मतलब मैम, जब जगह अलग अलग हो जाए तो उसके साथ साथ सजीव निर्जीव चीजों में भी बदलाव आ जाता है, मतलब हमारे पर्यावरण में भी बदलाव आ जाता है। अब ऐसे क्षेत्र, जैसे बर्फ पड़ने वाला एक क्षेत्र है, ठीक है, मरुस्थल एक क्षेत्र है, तमिलनाडु गोवा की तरफ समुद्र का एक अलग क्षेत्र है। पर्यावरण में इन अलग अलग क्षेत्रों को बेटा हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र का नाम देते हैं। तो पारितंत्र क्या हुआ, एक ऐसा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र हुआ बेटा पारितंत्र? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सभी जीव, मतलब जीवित जीव, ठीक है, और क्या, अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर के सभी जीवित
और निर्जीव चीजों को मिला दें, मतलब जैविक और अजैविक चीजों को मिला दें, तो हम उसे पूरा क्या बोल देंगे भैया, इस क्षेत्र का पारितंत्र है। इसमें हमने जीवित चीजों को भी भर दिया है, निर्जीव चीजों को भी भर दिया है। जीवित चीजें कैसे, जैसे जीवित जीव भैया हम मनुष्य हैं, जानवर हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, हमारा पेट है, सब क्या है, जीवित जीव हैं। जैविक घटक हो गए ये पारितंत्र के। अगर हम बात करें जैसे तापमान की, किसकी बात करें, तापमान की, वर्षा की, वायु की, मृदा की, ये सब क्या हो गए, एक पारितंत्र के अजैविक घटक हो गए। ये क्या हो गए, एक पारितंत्र के अजैविक घटक हो गए। मतलब क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? चाहे हम पर्यावरण की बात करें, चाहे पर्यावरण के एक क्षेत्र को उठा लें, चाहे वो हम मरुस्थल को उठाएं, चाहे वो हम पहाड़ों को उठाएं, चाहे वो हम समुद्र को उठाएं, उसे बोलेंगे पारितंत्र, और उसमें हम जीवित और निर्जीव दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे, एक बार ये डायग्राम देख लो। इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको यहां हवा दिखाई दे रही है, ठीक है, यहां मृदा दिखाई दे रही है, ये जल दिखाई दे रहा है, ये सब क्या हुए, अजैविक घटक हुए। उसके साथ साथ आपको यहाँ पेड़ पौधे दिखाई दिए, यहाँ एक छोटू सा रैबिट आपको दिखाई दे रहा है। ये जो छोटू सा रैबिट है और ये पेड़ पौधे हैं बेटा, ये क्या है, ये लिविंग है, मतलब जीवित है। तो इस पारितंत्र में, इस डायग्राम में आपको जैविक चीजें भी देखने को मिल गई और अजैविक चीजें भी देखने को मिल गई। अब बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ो मैम। अब आप एक बात बताइए कि आपका जो ये पारितंत्र है, ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है बेटा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो प्राकृतिक पारितंत्र और एक मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र का क्या मतलब हुआ भैया? जो पारितंत्र किसने, आपकी प्रकृति ने बनाया है। जो पारितंत्र किसने बनाया है? आपकी प्रकृति ने बनाया है। मतलब जैसे इतने बड़े बड़े जंगल हैं, ठीक है, सागर हैं, इतने बड़े बड़े, बड़ी बड़ी झीलें हैं, जो क्या है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं कभी से, वो सब क्या कहलाए? आपका प्राकृतिक पारितंत्र कहलाए। लेकिन कुछ पारितंत्र ऐसे भी हैं जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं। कौन से हैं वो पारितंत्र? जैसे आप खेत बनाते हो, खेत में फसल उगाते हो, किसने बनाया है वो? हम इंसानों ने बनाया है। भगवान ने तो कोई हमें खेत बना के दिए नहीं थे, ठीक है। जलाशय, छोटे छोटे जलाशय जो हम अपने गांव के बाहर बना लिया करते, जहां क्या था, गायें भैंस पानी पीने जाया करती, उस तरीके के हमने स्विमिंग पूल बना लिए, ठीक है, बड़े बड़े से। ये सब क्या बना लिए? स्विमिंग पूल तो खैर नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि स्विमिंग पूल में बड़ी बड़ी फिशेस वगैरह, इनको पनपने कहाँ देते हैं, इनको तो फिनिश कर देते, क्लीनिंग होती रहती है पानी की, तो स्विमिंग पूल को तो हम नहीं बोल सकते। वैसे आप तालाबों को बोल सकते हो, जलाशयों को बोल सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र है। स्विमिंग पूल को हम पारितंत्र नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको क्लीन कर देते हैं हम टाइम टू टाइम, उसमें आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम पनपने कहाँ देते हैं, दवाइयां डाल देते हैं, है ना। लेकिन जलाशय है जो, उनको बोल सकते हैं। बगीचा है जो, मतलब एक पार्क बनाया आपने, पार्क को बोल सकते हैं, बिल्कुल। उसमें पेड़ पौधे भी होते हैं, हवा भी होती है, मिट्टी भी होती है, कितनी सारी चीजें हैं वहां। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं वहां। छोटे छोटे आपको क्या, मेंढक भी देखने को मिल जाएंगे, सांप भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। उसको हम क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं बगीचे को हम मानव निर्मित पारितंत्र। उसके अलावा आप एक्वेरियम, क्या बेटा? एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है? जो हम घर में एक क्या करते हैं, ग्लास का टैंक ला के रख लेते हैं और उसमें फिशेस डालते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हवा भी होती है, पानी भी होती है, फिशेस के लिए हम खाना डालते हैं, फिशेस भी होती हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मानव निर्मित पारितंत्र ही हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। ये उदाहरण आपको बेटा ध्यान रखने हैं, प्राकृतिक पारितंत्र के और मानव निर्मित पारितंत्र के। जो आपका एक्वेरियम मैम ने बताया, उस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया जो एक्वेरियम है वो बताओ, एक प्राकृतिक पारितंत्र है या मानव निर्मित पारितंत्र है।
तो आप बच्चे लोग बता देंगे मैम मानव निर्मित पानी तंत्र है। बिल्कुल, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग। तो ये देखो जो ये ऊपर दिखाए गए हैं इन दोनों लाइनों में, ये क्या है? प्राकृतिक पारी तंत्र हैं आपके। ये क्या है? आपके घास के मैदान हैं। ये क्या है? आपके घास के मैदान हैं। प्रकृति ने बनाए हुए हैं बड़े बड़े घास के मैदान, ठीक है। ये क्या है बेटा? आपके जंगल हैं। किसने बनाए? प्रकृति ने बनाए हैं। ये क्या है बेटा? आपका मरुस्थल दिखाया हुआ है। किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। ये बड़े बड़े समुद्र किसने बनाए? प्रकृति ने बनाए। ये बड़ी बड़ी झीलें किसने बनाई? प्रकृति ने बनाई। किसने बनाई बड़ी बड़ी झील? प्रकृति ने बनाई मैम, बिल्कुल सही बात है। अब यहां देखो ये रखा हुआ आपका एक्वेरियम। ये क्या रखा हुआ है? आपका एक्वेरियम रखा हुआ है। एक्वेरियम किसने बनाया? एक्वेरियम किसने बनाया बेटा? एक्वेरियम तो मैम हमने खुद बनाया। ये जो खेत हैं ये किसने बनाए बेटा? मैम खेत तो हमने खुद बनाए। बिल्कुल सही बात है। जो पार्क बना देते हैं, बगीचे, वो किसने बनाए? मैम हमने खुद बनाए। जो जू बना देते हैं, जू किसने बनाए? जू हमने खुद बनाए मैम। वो क्या है? आपका मानव निर्मित पारितंत्र है। ठीक है, बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई मैम। तो चलिए बेटा अब बता दीजिए कि जो आपका पारितंत्र है उसके घटक कौन कौन से हुए। अब तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई, कौन कौन से जैविक घटक हैं, कौन कौन से अजैविक घटक हैं। और आप बच्चों को यह बात समझ भी आ गई कि कुछ तो अजैविक घटक से मिलके बना है, कुछ जैविक घटक से मिलके बना है। अजैविक घटक कौन से? आपकी हवा है, पानी है, भूमि है, प्रकाश है, तापमान है। जैविक घटक में कौन आ जाएंगे? पौधे आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे और फफूंदी आ जाएगी। ये जो सूक्ष्म जीव फफूंदी है, ये सब क्या? जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जिनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं आपके जैविक घटक में। अब बेटा आपके अजैविक घटक के बारे में हमें डिटेल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको पता है हवा है, पानी है, मृदा है। लेकिन जो आपके जैविक घटक है उसमें कितने सारे, जैसे अभी बताया, उसमें पौधे भी आ गए बेटा, ठीक है, उसमें जानवर भी आ गए आपके, ठीक है, पौधे आए, जानवर आए, सूक्ष्म जीवी भी आए उसमें। तो भैया इसमें कुछ ना गड़बड़ घोटाला हो सकता है। इतने सारे तो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे पौधे हैं, इनको कुछ अच्छे से तरीके से समझाओ तो मैम बात बने। अब इनको तरीके से समझाने के लिए हम क्या करेंगे? जो आपके जैविक घटक हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहली कैटेगरी की बात करेंगे हम उत्पादक। उत्पादक एक पारितंत्र के अंदर जो भोजन का क्या करेगा? उत्पादन करेगा, उसे क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। और आप बच्चों को यह बात पता है कि भोजन अपना स्वयं भोजन कौन बनाते हैं? बेटा हरे पौधे बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? हरे पौधे बनाते हैं। तो भैया डाउट किस चीज पे बचा? तो भैया डाउट किस चीज पे बचा? डाउट तो किसी चीज पे बचा ही नहीं। हमें तो पता है कि जो हरे पौधे हैं क्या है? हरे पौधे हैं। और जो हमारे नील हरित शैवाल हैं, यानी क्या बोलते हैं उनको? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये हरे पौधे और नील हरित शैवाल अकार्बनिक पदार्थों से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, ये बात आप पढ़ चुके, सूर्य की रोशनी की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है भैया, प्रकाश संश्लेषण से क्या करेंगे? अपना भोजन बना लेंगे। ये देखिए प्यारे प्यारे से आपके पौधे, ये पौधे क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। क्लियर? अब बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी में कौन आते हैं? उपभोक्ता। भैया इन उत्पादकों ने जो खाना बनाया उसका जो उपभोग करेंगे, उसका जो खाने में इस्तेमाल करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? उपभोग करने वालों को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ये हुए हमारे उपभोक्ता। इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे जीव जो क्या करेंगे? अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किस पर निर्भर करें? उत्पादकों पर निर्भर करें। उन्हें हम क्या बोल देंगे? उपभोक्ता हैं भैया वो। आई बात समझ? अब मुझे जरा एक बात बताना,
अब मुझे जरा एक बात बताना, ये हो गए भैया आपके पेड़ पौधे, ये क्या हो गए, हमारे पेड़ पौधे हो गए मैम, बिल्कुल सही बात है। अब इन पेड़ पौधों को खाने आएंगे कुछ जानवर। इन पेड़ पौधों को क्या करेंगे, कुछ जानवर खाने आएंगे, जैसे हम ये समझ लेते हैं हिरण और बकरी, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं भैया जो इस हिरण और बकरी को भी खाते हैं, जैसे आपका शेर है। अगर मैम आपने ये बोल दिया कि उत्पादक को खाने वाले जीवों को क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे, तो ये तो बात गलत है मैम। तो बेटा गलत ही है। क्या बोला गया है कि उत्पादक पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। अब आप एक बात बताइए, जो शेर है वो पेड़ पौधों पे इनडायरेक्टली बिल्कुल डिपेंड करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। कैसे? इससे जो अच्छे अच्छे पोषक तत्व हैं, खनिज लवण है, किसने खाए, हिरण और बकरी ने खाए। हिरण और बकरी को किसने खाया भैया, शेर ने खाया। अगर ये हिरण और बकरी पेड़ पौधे खाती ही नहीं, पोषक तत्व इन्हें मिलते ही नहीं, इनका जीवन होता ही नहीं, ये जीवित होते ही नहीं, तो शेर का कैसे काम चलता। तो इसका मतलब भैया ये हिरण, बकरी और ये शेर, ये क्या हुए, उपभोक्ता हुए। अब एक बात और बताइए, ये जो हिरण और बकरी है ये तो मैम शाकाहारी उपभोक्ता हुई, क्या करती हैं, ये तो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। लेकिन जो हमारा शेर हुआ ये क्या हुआ मैम, ये तो मांसाहारी उपभोक्ता हुआ। क्या हुआ, मांसाहारी उपभोक्ता हुआ। अब सुनना जरा, तुम मनुष्य कहां पीछे बच गए बेटा। अब कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, आपका पेड़ पौधे भी खाएंगे। क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं। क्या करते हैं, पौधे भी खाते हैं। क्या करते हैं बेटा, पौधे भी खाते हैं, प्लस में मांस भी खाते हैं। चिकन खाते हैं ना बहुत सारे मनुष्य। तो भैया कुछ तो ऐसे थे जो सिर्फ पेड़ पौधे खा रहे थे, कुछ ऐसे थे जो सिर्फ मांस खा रहे थे, मतलब हिरण और बकरी को खाया। अब भैया ये तीसरी कैटेगरी और आ गई जिसने क्या किया है, पेड़ पौधों को भी खाया, मांस को भी खाया। तो क्या हम इसे सर्वाहारी बोल सकते हैं? भाई ये हैं सर्वाहारी और ये पेड़ पौधों पे भी निर्भर हैं, तो ये भी क्या हुए, उपभोक्ता हुए। एक और चीज को ले आओ, किसको ले आओ भैया, यहां पकड़ के लेके आओ, किसको, हमारे सिर की जूओं को, हमारे सिर की जूओं को पकड़ के लेके आओ। हमें पोषक तत्व, हमने पोषक तत्व कहां से प्राप्त किए भैया, पेड़ पौधे से प्राप्त किए या मांस से प्राप्त किए, कहीं ना कहीं डायरेक्टली पेड़ पौधों पे डिपेंड है हम। और ये जो जुएं हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारे शरीर के बाहर या अंदर रह के। जैसे क्या, हमारे फीता कृमि, पेट में होने वाले जो कीड़े हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर रह के और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जुएं क्या है, हमारे सिर में, हमारे शरीर के बाहर रह के क्या करती हैं, पोषक तत्व प्राप्त करती हैं। ऐसे ही एक अमर बेल होती है, क्या होती है, ऐसे ही एक अमर बेल होती है। इस क्या है बेटा, इसके बस का अपना खाना बनाना नहीं है, ये क्या करेगी, पौधे पे जाके और ऐसे फैल जाएगी और बोलेगी भैया कुछ खाने को दे दो, भैया कुछ खाने को दे दो, मैं अपना खाना नहीं बना सकती हूँ, मैं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये क्या करेगी, उस दूसरे पौधे से ही जिसके ऊपर फैली बैठी है उसी से पोषण मांगेगी। तो भैया कुछ ऐसे भी जीव निकल के आए। अब इन जीव को हम क्या बोलेंगे, इन जीव को हम परजीवी बोलेंगे। भैया किसी दूसरे पे ही डिपेंड है। और भैया आपके ये चारों, नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 3 सर्वहारी और नंबर 4 परजीवी, ये चारों के चारों क्या है बेटा, उपभोक्ता कहलाते हैं। ये चारों के चारों बेटा क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ये क्या कहलाए, उपभोक्ता कहलाए। और ये पेड़ पौधे क्या कहलाए, उत्पादक कहलाए। पेड़ पौधे क्या कहलाए, उत्पादक कहलाए। और ये सब चारों क्या कहलाए, उपभोक्ता कहलाए। क्या ये बात समझ आ गई आप बच्चों को? क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई?
बिल्कुल आ गई मैम, हम तो अच्छे बच्चे हैं। तो ये देख लो उपभोक्ताओं के प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 क्या है, शाकाहारी है, हम पढ़ चुके, जो पेड़ पौधों को खाएं, जैसे बकरी और आपका क्या है, हिरण। फिर आपके क्या हैं, मांसाहारी हैं, जैसे आपका शेर है, क्या करता है, मांस खाता है, मतलब इस बकरी और हिरण को खाता है। फिर आपके सर्वहारी हैं, जैसे क्या, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य क्या करते हैं भैया, मांस भी खा लेते हैं, पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं। फिर बारी आती है परजीवी की, परजीवी क्या करते हैं, दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर क्या करें, अपना पोषण प्राप्त करें, जैसे जूं है, अमरबेल है। ये किलनी दिखा रखी है, ये इस डॉग के ऊपर क्या दिखा रखी है बेटा, किलनी दिखा रखी है। जैसे हमारे सिर में जुएं होती हैं, वैसे डॉग्स के ऊपर क्या होती है, किलनी होती है, डॉग्स की जूं होती हैं ये, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से उपभोक्ता 4 प्रकार के हो गए। क्या ये बात आप बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? बिल्कुल आ गई मैम, हम अच्छे बच्चे हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। वापस से पहुंच जाओ यहां, जहां हम क्या कर रहे थे, अपने जैविक घटकों को कैटेगराइज कर रहे थे। 2 कैटेगरियां पढ़ ली थी, एक तो उत्पादक और एक है उपभोक्ता। उपभोक्ता फर्दर आगे चल के भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं मैम, बात समझ आ गई मैम हमें अच्छे से। अब बेटा जरा रुको रुको, सब्र करो। एक तीसरी कैटेगरी और है बेटा, जिन्हें हम अपघटक या अपमार्जक बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अपघटक या अपमार्जक बोलते हैं। अब ये क्या हुए मैम, ये कौन सी अलग चीज आई बेटा, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीवी हैं, जैसे आपके जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, फफूंदी यानी फंगस। अब इनका क्या रोल है, ये क्या करेंगे बेटा, आपका कोई जीव मर गया, ये मानो बकरी मर गई, हिरन मर गया, ठीक है, या फिर आपका कोई पौधा मर गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जीवाणु, ये फफूंदी, ये अपघटक उस मरे हुए पौधे को, उस मरे हुए हिरण को, बकरी को क्या करेंगे, उसके शरीर में जो जटिल पदार्थ हैं उसको तो क्या कर देंगे, सरल पदार्थों में तोड़ देंगे, मतलब उसका डाइजेशन कर देंगे। और कैसे करेंगे, उसको खा के अपने शरीर के अंदर नहीं करेंगे, बाहर ही उसको सड़ा गला देंगे। पेड़ पौधों को, हिरण की बॉडी को, बकरी की बॉडी को क्या करेंगे, बाहर ही सड़ा गला देंगे। अब इसका फायदा क्या है भैया, ये जो अपघटक आए जिन्होंने पेड़ पौधों को और इनको इनकी बॉडी को, बकरी और हिरण की बॉडी को सड़ाया गलाया, उसका फायदा क्या है बेटा, बहुत बड़ा फायदा है। ये बहुत अपघटक एक पारितंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे ये करती है बेटा, आपकी पारितंत्र में स्रोतों की भरपाई। ये क्या करते हैं, आपके पारितंत्र में स्रोतों की भरपाई करते हैं। कैसे करते हैं भरपाई, चलें जरा देख लें। ये करेंगे बेटा आपके पोषक तत्वों का पुनः चक्रण, या इसी बात को हम बोल सकते हैं स्रोतों की भरपाई करते हैं एक पारितंत्र में। करेंगे कैसे, सुनो जरा, करेंगे कैसे, सुनो जरा। ये आपका उत्पादक है बेटा, ये क्या है, उत्पादक है। दूसरा पेन ले लेते हैं, आपको एक मैजिक पेन दिखाती हूं मैं, ठीक है, मैजिक पेन से पढ़ेंगे हम। ये लीजिए, कोई अच्छा सा कलर भी ले लूं, ये ले लेती हूँ ब्लू कलर, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपका उत्पादक है, ठीक है, पौधा दिख रहा है आपको, उत्पादक होता है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये उत्पादक खाना कैसे बनाता है भैया, सनलाइट लेता है, जो इसकी मिट्टी में पोषक तत्व है, खनिज लवण है, उन सबको मिट्टी में से लेता है भैया। अब क्या हुआ, इसके अंदर, इस उत्पादक के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व और खनिज लवण आ गए, और वो कहां से आए हैं, इस मिट्टी से आए हैं। अब इसका फ्रूट एक इंसान खाएगा, इस पेड़ पौधे को एक हिरण खाएगा, जिराफ खाएगा, ठीक है, इस हिरण या जिराफ को शेर खाएगा। आप एक बात बताओ, अगर इसके फ्रूट को इस मनुष्य ने खाया तो इसके अंदर भी क्या हुआ बेटा, इसके अंदर भी पोषक तत्व गए,
हिरण के अंदर, जिराफ के अंदर भी पोषक तत्व गए। शेर ने क्या किया, अगर इस हिरण बकरी को खाया है तो पोषक तत्व तो इस हिरण बकरी में से भी इसके अंदर गए जो उन्होंने पेड़ पौधों से लिए हुए थे। तो इन सब के अंदर वो पोषक तत्व चले गए। अब मानो कोई हिरण है, चल बसा, कोई शेर है, चल बसा। अपघटक क्या करेंगे, क्या करेंगे अपघटक, अपघटक, यहां अपघटक लिख देती हूं बेटा। अरे इंग्लिश के डायग्राम्स उठा के बेटा तुम्हारे लिए हिंदी में कन्वर्ट करने पड़ते हैं मैम को, बच्चों को समझाने के लिए। आपके समझाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे हम, अपघटक बोलेंगे, ठीक है। ये कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं, फफूंदी होती है, ठीक है, सूक्ष्म जीवी होते हैं। अब बेटा सुनो मेरी बात, अब क्या होगा, ये जब एक्सपायर हो जाएंगे, चल बसेंगे, ये अपघटक आएंगे, इनकी बॉडी को सड़ाएंगे गलाएंगे। या फिर कोई पौधा मर गया, ये आएंगे इस पौधे को सड़ाएंगे गलाएंगे। मतलब मेन फोकस का काम कौन कर रहे हैं बेटा, आपके ये अपघटक कर रहे हैं, इनको सड़ाने गलाने का काम। इनमें से चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य है, मनुष्य की बॉडी को ऐसे ही आप लावारिस फेंक दो, सड़ती गलती वो भी है ना। शेर की को फेंक दो, वो भी सड़ती गलती है। बकरी की को फेंक दो, वो भी सड़ती गलती है। पेड़ पौधे हैं, वो भी सड़ते गलते हैं। सबको सड़ाने गलाने का ठेका किसने लिया हुआ है, आपके अपघटकों ने लिया हुआ है। और सड़ाने गलाने के बाद इनकी बॉडी में जो पोषक तत्व थे बेटा, वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, आपके मिट्टी में मिल जाएंगे। वो पोषक तत्व सड़ाने गलाने के बाद कहां जाते हैं, अपघटक थोड़ा बहुत ले लेंगे उनसे पोषण, लेकिन ज्यादा अमाउंट का क्या होगा, वो सारा बेटा मिट्टी में ही तो जाएगा, वो सारा आपका मिट्टी में ही तो जाएगा। तो भैया दोबारा से खनिज लवण और पोषक पदार्थों को मिट्टी में भेज दिया। अब यहां से उत्पादक दोबारा इन खनिज लवण और पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे, दोबारा से भोजन बनाएंगे। ऐसे क्या होता रहेगा, पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता रहेगा। मतलब जो हमने यहां शब्द लिखा था, स्रोतों की भरपाई होती रहेगी। क्या होती रहेगी, स्रोतों की भरपाई होती रहेगी। इस बात में कोई शक नहीं मैम, ठीक है। आगे बढ़ो और अब आ जाओ। अब मैम ने आपको क्या बताया कि बेटा आपके जो पेड़ पौधे हैं, आपके क्या हैं, आपके पौधे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक। अब जो इन पेड़ पौधों को खाता है, मतलब कोई शाकाहारी जीव, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे बेटा। कोई भी शाकाहारी जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाएगा, उसे हम बोलेंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता है। उत्पादक का सबसे पहले उपभोग प्राथमिक उपभोक्ता करेंगे। उसके बाद जब कोई मांसाहारी आएगा, मतलब इन शाकाहारियों को खाने वाला, मतलब किसको खाने वाला, मतलब हिरण को खाने वाला, मतलब बकरी को खाने वाला, ठीक है। जो भी मांसाहारी आएगा, मतलब जैसे शेर आया, ये क्या कहलाया, द्वितीय उपभोक्ता कहलाया, ठीक है। पौधे क्या कहलाएंगे, उत्पादक। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता। और जो इन द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाएगा, मतलब हुआ तो मांसाहारी ये भी, हुआ तो क्या, मांसाहारी ये भी, और ये कहलाएगा तृतीयक उपभोक्ता। अब इस तृतीयक उपभोक्ता को भी अगर यहां कोई खाए, ये भी क्या कहलाएगा, मांसाहारी कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, आपका चतुर्थ उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। समझ गए, उत्पादक और उपभोक्ता में भी फिर आगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक ऐसे उपभोक्ता कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे मैम। सब बच्चों को समझ आ गई, आगे मैम। अब जरा ये टेबल याद कर लेना, अब जरा ये टेबल याद कर लेना। इस टेबल में क्या याद करोगे कि भैया अजैविक घटक हैं, जैविक घटक हैं, और क्या है, कलर बदल ले पेन का। उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं और अपघटक हैं।
अब घटक की बड़ी इंपॉर्टेंस है भैया, मैम ने समझा दी हमें, बिल्कुल समझा दी, बहुत अच्छे से समझा दी। और ये उपभोक्ता आगे शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, सर्वहारी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। ये कौन है? आपके उपभोक्ता हैं। ये कौन है? आपके उपभोक्ता हैं। बात आगी समझ? बिल्कुल आगी समझ मैम। टेबल याद होगी? बिल्कुल याद होगी मैम, हम तो अच्छे बच्चे हैं, साथ साथ कर लेते हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ो, इतने अच्छे बच्चे हो तो, बहुत अच्छे बच्चे हो तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, समझते चलते हैं। ठीक है, समझो जरा अब क्या कह रहा है। अब बात कर रहे हैं हम आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला क्या होती है बेटा? देखिए, आप बच्चों ने क्या देखा, क्या देखा आप बच्चों ने? यहां देखिए कि भैया ये जो पेड़ पौधे थे, ये क्या थे? ये पेड़ पौधे थे। इन पेड़ पौधों को मैम किसने खाया? ये क्या थे? पौधे थे। इन पौधों को मैम हिरण ने खाया। ठीक है, अब इस हिरण को किसने खाया? मैम शेर ने खाया। तो बेटा क्या ये एक श्रृंखला बन गई? क्या ये आहार की मतलब भोजन करने की एक श्रृंखला बन गई? यहां देखो जरा, इस तरफ देखिए, ये क्या है? एक और आहार श्रृंखला है, एक और आहार श्रृंखला है। इसको देखिए, यहां इसको देखेंगे आप बच्चे लोग, इसको देखिए। इसमें क्या देखेंगे आप? सबसे पहले ये क्या था? आपका पौधा था। सबसे पहले क्या था? आपका पौधा था। इस पौधे को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया। सांप को किसने खाया? चील ने खाया। क्या ये आहार की एक श्रृंखला बनती चली गई? पौधे को टिड्डे ने, टिड्डे को मेंढक ने, मेंढक को सांप ने, सांप को चील ने, एक श्रृंखला बन गई। यही तो है बेटा आपकी आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। क्या करते हैं? भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण के लिए आपका घास, आपका हिरण और आपका शेर, ये श्रृंखला मैम आपको दिखा चुकी। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाते हैं? पोषी स्तर कहलाते हैं। अब ये बात सुनना गौर से, ये बात सुनना गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या कह रहा है? जब इनमें एक से दूसरे में खाना गया, मतलब साथ साथ क्या गई? ऊर्जा भी गई। तो भैया अगर पेड़ पौधों की ऊर्जा टिड्डे के अंदर गई, टिड्डे की ऊर्जा मेंढक के अंदर गई, तो जब हम इनकी इंडिविजुअली बात करेंगे, भैया आपका जो ये पेड़ पौधा है, इसको हम एक पोषी स्तर बोलेंगे। इसकी ऊर्जा टिड्डे में गई, इसको हम एक पोषी स्तर बोलेंगे। टिड्डे की ऊर्जा मेंढक में गई, हम इसको एक अलग पोषी स्तर बोलेंगे। मेंढक की ऊर्जा सांप में गई, सांप को हम एक अलग पोषी स्तर पे रखेंगे। सांप की ऊर्जा चील में गई, चील को हम एक अलग पोषी स्तर में रखेंगे। तो बेटा एक आहार श्रृंखला में जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उन जैविक घटकों को मतलब पौधे को, आगे टिड्डे को, आगे मेंढक को, आगे सांप को हम क्या बोलते जाएंगे? पोषी स्तर बोलते जाएंगे। क्या बोलते जाएंगे? पोषी स्तर बोलते जाएंगे। अब यहां पहुंच जाओ। आपका उत्पादक कौन थे? बताएंगे जरा मुझे सब बच्चे, आपके उत्पादक कौन थे? मैम पौधे थे। पौधा क्या हुआ? उत्पादक हुआ। तो ये कहलाएगा बेटा आपका प्रथम पोषी स्तर। ये क्या कहलाएगा? प्रथम पोषी स्तर। आ गई बात समझ? अब पौधे को किसने खाया है? प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया है। आपका प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाएगा? द्वितीयक पोषी स्तर। क्या कहलाएगा? द्वितीयक पोषी स्तर। आपका जो द्वितीय उपभोक्ता है वो क्या कहलाएगा? तृतीयक पोषी स्तर।
वो क्या कहलाएगा? तृतीयक पोषी स्तर। आपका जो तृतीयक उपभोक्ता है वो क्या कहलाएगा? चतुर्थक पोषी स्तर। क्या कहलाएगा? चतुर्थक पोषी स्तर। हर एक, चाहे वो उत्पादक है, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता है, चाहे वो द्वितीयक उपभोक्ता है, सब अपने आप में एक पोषी स्तर हैं। और नाम हम इनको कैसा देना शुरू करते हैं? नीचे से देना शुरू करते हैं। सबसे नीचे आपका उत्पादक है वो प्रथम पोषी स्तर, उसके बाद प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो द्वितीयक पोषी स्तर, और इससे ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता है वो तृतीयक पोषी स्तर, उससे ऊपर ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही उनको नाम देते जाएंगे हम। बात आ गई समझ? बिल्कुल आ गई मैम, हम तो अच्छे बच्चे, आपको पता है। चलो सही है भैया। अब सुनना जरा क्या होगा। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण क्या है बेटा? ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। क्या होता है? एक दिशा में होता है। कैसे? समझो जरा। आप एक बात बताओ, पौधे को जब हिरण ने खाया तो पौधे की ऊर्जा हिरण में गई ना? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हिरण की ऊर्जा पौधे में आई हो, ऐसा तो नहीं हुआ। हिरण को जब शेर ने खाया तो भैया हिरण से ऊर्जा कहां गई है? शेर को ही तो मिली है। शेर ने अगर हिरण को खाया है तो ऊर्जा शेर को ही तो मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि शेर से ऊर्जा हिरण को मिल जाएगी। अरे हिरण को कैसे मिलेगी यार, हिरण को तो खा गया शेर। ऐसे ही यहां पौधे से ऊर्जा टिड्डे को, एक टिड्डे को खा गया कौन? हमारा मेंढक भाई साहब। तो बताओ, टिड्डा तो बेचारा मर गया, उसको खा लिया। अब इस टिड्डे से ऊर्जा मेंढक को ही तो मिलेगी। मेंढक को सांप खाएगा तो आगे मेंढक से ऊर्जा सांप को ही तो मिलेगी। तो भैया एक दिशा में ही क्या होगा भैया? एक ही दिशा के अंदर ऊर्जा का इस तरीके से एक ही दिशा में स्थानांतरण होगा एक आहार श्रृंखला के अंदर। क्या ये बात भी समझ आ गई? आगे में हम बात समझ। अब बात करेंगे हम बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। क्या है ये? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में लिखे गए हैं एज इट इज। क्या किया गया है बेटा? आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है एज इट इज इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसका मतलब क्या है कि ये तो सच में इंपॉर्टेंट है मैम। जब एनसीईआरटी ने लिख दिया तो एनसीईआरटी से ऊपर क्या है? एनसीईआरटी से ऊपर तो आप बच्चों के लिए राम का नाम है। समझ रहे हो? हाँ जी मैम समझ रहे हैं। तो चलो ध्यान दो, पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे एक एक करके। करें शुरू? करो मैम शुरू। किस बात की देरी है? एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब क्या हुआ इस बात का? सुन लो जरा। एक सुंदर सुंदर सा पौधा बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं? एक सुंदर सुंदर सा पौधा बना लेते हैं मैम। ये लो मैम, बना लिया। क्या कर लिया? सुंदर सुंदर सा पौधा बना लिया मैम। ये बना लिया, लो। अब इस पौधे के ऊपर हमें गिरानी है सनलाइट, तो हम क्या करेंगे? एक सुंदर सुंदर सा सन भी बना लेंगे मैम। ये लो भैया, ये बना लो। ये लो भैया, ये बना लो। ये बना लिया? बिल्कुल बना लिया मैम, हम तो तुरंत ही बना लेते हैं, हम नहीं टाइम लगाते। ये लो फिर। अब सुनना जरा क्या होगा। अब इस सन से अरे किरणें तो निकाली नहीं सन की, सन लग रहा है आपको? ऐसे सुंदर सुंदर सी जब किरणें निकाल लेंगे इसके चारों तरफ से आपको, ये तब सन लगेगा। देखो अब लग रहा है ना सुंदर सुंदर सन, ठीक है। अब क्या होगा? इस सन से जब आपके पौधे की पत्तियों पे किरणें गिरेंगी, पौधे की पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है गधों। क्या ये बात आप बच्चों को ध्यान है? अरे मेरे लाल, मेरे पीलो, मेरे हरो, अच्छे बच्चे हो, गधा थोड़े हो, है ना। वो तो मैं ऐसे ही बोल देती है। अब सुनो मेरी बात। पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनता है। उसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है भैया। जैसे ही सूर्य से सूर्य का प्रकाश आएगा पौधे के ऊपर, बेटा मान के चलो कि इस सूर्य के प्रकाश से 1 लाख, कितनी? 1 लाख किलो जूल ऊर्जा
अगर पत्तियों के ऊपर गिरी तो उसमें से बेटा, उसमें से सिर्फ कितनी, 1%, 1 लाख में से मतलब कितनी, सिर्फ 1000 किलो जूल ऊर्जा ही उस पौधे में खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो पाई। बाकी सारी वेस्ट, बाकी क्या गई बेटा, बाकी सारी गई वेस्ट, बाकी क्या गई, सारी वेस्ट गई। अगर 1 लाख किलो जूल ऊर्जा आई, उसमें से खाद्य ऊर्जा में उसका सिर्फ कितना बेटा, 1%, उसका कितना, सिर्फ 1% पार्ट, उसका कितना, अरे ये क्या होगा, अरे डराता काहे को है, ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1%, कितना, सिर्फ और सिर्फ 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो पाया, बाकी गई एवं वेस्ट। समझ गए ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन बन सकता है, सीधा पूछेंगे कि सौर ऊर्जा जब उस पे पड़ती है पत्तियों पे तो उसका कितने प्रतिशत ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। आप बच्चे तुरंत बता देंगे क्योंकि मैम ने आपको इतने अच्छे से याद करवा दिया, इतना प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सा डायग्राम बना के टाइम लगा के कि सिर्फ 1% काम आएगी। अगर 1 लाख किलो जूल ऊर्जा गिरी है पत्तियों के ऊपर, पौधे के ऊपर, उसमें से सिर्फ 1000 किलो जूल, मतलब उसका सिर्फ 1% ही क्या हो पाएगा, उसको मिल पाएगा पौधों को। आगे बात समझ, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़े। पढ़ो मैम, बिल्कुल पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे हैं हम तो चलो पढ़ो। सुनो अब जरा, जब हरे पौधे क्या करेंगे, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाएगी। मतलब जब पेड़ पौधों को हिरण खाएगा, आप इतना इमेजिन करो कि इन पेड़ पौधों को कौन खा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब हिरण खा रहा है। आप लोग ये सोचो, ठीक है, जब हरे पौधों को कौन खा रहा है, हिरण खा रहा है, तो पौधे से जो ऊर्जा हिरण के अंदर जाएगी, उस ऊर्जा का पार्ट क्या होगा, कुछ तो बेटा हो जाएगा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास, कुछ का तो क्या हो जाएगा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास। कुछ ऊर्जा किसमें खर्च हो जाएगी, पाचन में, कुछ ऊर्जा जैव कार्यों में खर्च हो जाएगी, कुछ ऊर्जा वृद्धि में खर्च हो जाएगी, कुछ ऊर्जा जनन में खर्च हो जाएगी। हिरण के पास सिर्फ कितनी ऊर्जा बचेगी, सिर्फ और सिर्फ बचेगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ बचेगी 10%, सिर्फ और सिर्फ बचेगी 10%। ये बात भी आप बच्चे लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें मैम ने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, जब बेटा जब पौधे को किसने खाया, हिरण ने खाया। इसको थोड़ा इधर लिखती है मैम, इधर लिखती हूं। जब क्या किया, पौधे को किसने खाया, हिरण ने खाया। पौधे को किसने खाया, हिरण ने खाया। तो बेटा हिरण के अंदर पौधे से ऊर्जा गई। मैम ने आपको यहां आहार श्रृंखला में बताया था कि पौधे से हिरण में जाएगी, हिरण से शेर में जाएगी। तो जब पौधे को हिरण ने खाया तो पौधे से ऊर्जा हिरण में गई। पौधे से ऊर्जा हिरण में जाने के बाद बेटा वो किन किन काम आई, एक तो भैया कुछ का तो पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो गया, कुछ काम आ गई पाचन में, कुछ काम आ गई अलग अलग जैव कार्यों में, कुछ काम आ गई वृद्धि में, कुछ काम आ गई जनन में। हिरण के पास बची कितनी, 10%। कितनी बची, 10%। मतलब अगर इस पौधे के पास 1000 किलो जूल ऊर्जा थी तो हमारे हिरण के पास, अगर इस पौधे के पास 1000 किलो जूल ऊर्जा थी तो हमारे हिरण के पास बेटा सिर्फ और सिर्फ 100 किलो जूल ऊर्जा ही बची। सिर्फ और सिर्फ कितनी बची, 100 किलो जूल ऊर्जा ही बची। सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा बची। इस बात को आप लोग बिल्कुल गौर से ध्यान से याद रख लेना। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का
औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। क्या होता है? सिर्फ 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। मतलब क्या हुआ? ये डायग्राम देखो यहां, अगर आपके उत्पादक के पास बेटा 1000 किलो जूल ऊर्जा थी, तो आपके प्राथमिक उपभोक्ता के बाद पास सिर्फ और सिर्फ 10%, कितनी? सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही गई। कितनी गई? सिर्फ और सिर्फ 10% ही। आपके द्वितीयक उपभोक्ता के पास, क्या आपके द्वितीयक उपभोक्ता के पास फिर आगे कितनी गई? सिर्फ और सिर्फ 10% गई। उससे आगे आपके तृतीयक उपभोक्ता के पास कितनी गई? सिर्फ और सिर्फ 10% ही गई। मतलब उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, मतलब पौधे से भैया अगर हिरण में ऊर्जा जाएगी तो कितनी जाएगी? सिर्फ 10%। हिरण से जब भैया शेर में जाएगी, हिरण से क्या होगी बेटा? शेर में जाएगी, तो भैया कितनी जाएगी? सिर्फ 10%। बाकी सब खर्च हो जानी है। शेर से आगे कहीं और जाएगी, कितनी प्रतिशत जाएगी? सिर्फ 10%। मतलब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, तीसरे पोषी स्तर, चौथे पोषी स्तर पे कितनी जाती है? सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा जाती है। और ये बात और बताइए कि एक पौधे को जब सूर्य से वो ऊर्जा लेता है तो कितने प्रतिशत ऊर्जा ही खाद्य ऊर्जा में बदल पाती है? कितने प्रतिशत ऊर्जा ही वो प्रयोग कर पाता है? बिल्कुल और बिल्कुल 1%। मैम यहां इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेगी। सूर्य से कितनी मिलेगी बेटा? सूर्य से उत्पादक के पास, मतलब पौधे के पास कितनी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 1% जाती है। सिर्फ और सिर्फ कितनी जाती है? सिर्फ और सिर्फ जाती है 1%। ठीक है, बाकी क्या हो जाती है? छूमंतर। छूमंतर अगर यहां 1 लाख, कितनी? 1 लाख किलो जूल ऊर्जा थी, तो इसका 1% पौधे के पास कितनी गई? सिर्फ 1000 किलो जूल गई। और फिर आगे आगे अगले पोषी स्तरों पे सिर्फ 10% ही जाएगी। यहां 1000 थी, यहां 100 गई, यहां 100 थी, यहां 10 गई, यहां 10 थी, आगे सिर्फ 1 ही किलो जूल गई। जैसे जैसे आगे आगे पोषी स्तर बढ़ते जाएंगे, ऊर्जा बिल्कुल बिल्कुल कम होती जाएगी। ये बात आप बच्चे लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। सुनो जरा, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध है, तो आहार श्रृंखला सामान्यतः कितने बेटा? 3 या 4 चरण की ही होती है। क्योंकि प्रत्येक चरण में ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जैसे यहां देखो बेटा, सिर्फ 1 किलो जूल ऊर्जा ही बच गई, अगले के पास ये क्या ही ट्रांसफर कर पाएगा। तो जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ेंगे, ऊर्जा कम होगी, तो भैया एक आहार श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा 3-4 पोषी स्तर ही मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद ऊर्जा ट्रांसफर करने के लिए ऊर्जा बचती ही कहां है, जो आगे ज्यादा पोषी स्तर होंगे। याद रखेंगे ये बात भी, बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक आहार श्रृंखला के अंदर कितने पोषी स्तर होते हैं? 3 से 4 होते हैं मैक्सिमम। क्यों होते हैं? क्योंकि भैया ऊपर ऊपर जैसे आगे आगे पोषी स्तरों पे बढ़ते जाते हैं, ऊर्जा बहुत कम होती जाती है। इतनी ऊर्जा में काहे का काम चलना है भैया? समझ गए? समझ गए मैम। सामान्यतः अब देखना, निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। आपका जो उत्पादक होते हैं बेटा, उनके पास सबसे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। ये बात आप बच्चे लोग यहां लिख लो। उत्पादक जो होंगे, उत्पादक जो होंगे क्या होंगे आपके? यही लिख देती हूं। उत्पादक जो होंगे, इनमें सबसे ज्यादा, किसी और ही कलर से लिखते हैं, इस उत्पादक के पास क्या होगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी। उत्पादक के पास क्या होगी? सबसे, ये ज्यादा छोटा हो गया भैया,
उत्पादक के पास क्या होगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगी? हमारे उत्पादक के पास होगी। और सबसे कम क्या होगी? जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सबसे ऊपर वाले के पास सबसे कम ऊर्जा होगी। सबसे कम ऊर्जा। बात समझ गए? क्या आप बच्चे लोग बात समझ गए? क्या आप बच्चे लोगों को यह बात समझ आ गई कि उत्पादक के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और ऊपर ऊपर जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऊर्जा कम होती जाती है। बढ़े आगे? बिल्कुल बढ़ो मैम। अब आ गए हम किस पे बेटा? आहार जाल पे। आहार जाल क्या होता है? अब बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं बेटा, इस धरती पे बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं हैं। क्या ये आहार श्रृंखलाएं इंडिविजुअल हैं? मतलब क्या एक आहार श्रृंखला को दूसरी आहार श्रृंखला से कोई मतलब ही नहीं है? कैसे भैया? अगर ये पौधा है, इस पौधे को टिड्डा भी खा सकता है, इस पौधे को चूहा भी खा सकता है, इस पौधे को खरगोश भी खा सकता है। अब जो ये चूहा है, इस चूहे को चील भी खा सकती है, सांप भी खा सकता है। जो आपका ये खरगोश है, इस खरगोश को लोमड़ी भी खा सकती है, चील भी खा सकती है। चील चूहे को भी खा सकती है, चील खरगोश को भी खा सकती है, चील सांप को भी खा सकती है। तो क्या हुआ बेटा? आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई। जब ये आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तो इसे क्या बोलते हैं? आहार जाल बोलते हैं। पढ़ने जरा क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, पढ़ लो। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं जो एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। समझ आ गई बात? आहार श्रृंखलाएं क्या करती हैं? एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जा सकता है। क्या होता है बेटा? प्रत्येक जीव 2 या 2 से ज्यादा जीवों द्वारा खाया जा सकता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाएं क्या करती हैं? एक जाल बनाती हैं और उसी जाल को हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। आहार श्रृंखलाएं क्या करती हैं? जाल बना लेती हैं। बात आ गई समझ? बिल्कुल आगे मैम। यहां देखिए, ये देखिए कैसे ये जाल बना हुआ है। यहां देखिए कैसे जाल बना हुआ है। आप इसमें देखेंगे ये मेंढक है बेचारा, इस मेंढक को सांप भी खा रहा है, इस मेंढक को इधर चील भी खा रही है, इस सांप को इधर चील भी खा रही है और इधर मोर भी खा रहा है और चील भी खा रही है इस बेचारे सांप को। ठीक है, इस चूहे को इधर बेटा ये बिल्ली भी खा रही है, ये सांप भी खा रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक जीव को 2 या 2 से ज्यादा जीव खा सकते हैं, आपस में सब कनेक्टेड है, एक जाल बनाया हुआ है पूरा, जिसे आहार जाल बोलेंगे। बात आ गई समझ? बिल्कुल आगे मैम समझ। अब सुनो, एक और बात आती है, एक और टॉपिक आता है आपका। कौन सा है वो टॉपिक? आपका जैव संवर्धन का। जैव संवर्धन क्या होता है बेटा? एक आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर, क्या हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, जिसे जैव संवर्धन कहते हैं। सुनो जरा क्या बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये, सुनो जरा इसने क्या बात बोलने की कोशिश की। हम क्या करते हैं? हम एक पोषी स्तर बना लेते हैं। भैया ट्रायंगल इतनी अच्छी है नहीं इनके पास, हम अपने हाथ से ही बना लेंगे। क्या करेंगे? हम अपने हाथ से ही बना लेंगे, इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये लो, ये लीजिए भैया। अरे भाग कहाँ रहा है? ये लीजिए, बन गई सुंदर सुंदर। ये लीजिए। अबे बंद तो हो जा। हो गई? बिल्कुल हो गई मैम। अब क्या करो, ये उत्पादक, ये क्या बनाया मैम ने? आपका प्रथम उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक और ये चतुर्थक। अब यहां नाम लिख दो इनके।
क्या लिख दें, इनके नाम लिख दें भैया। ये है हमारा उत्पादक, ठीक है। ये है हमारा क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, लिख दो मैम। ये है हमारा क्या, द्वितीयक उपभोक्ता। ये है हमारा क्या, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, चतुर्थक हो जाएगा, चतुर्थक उपभोक्ता। आगे बात समझ, लिख लिया। अब हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा, ऊर्जा कम होती जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊर्जा कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऊर्जा कम होती जाएगी, क्योंकि एक पोषी स्तर से सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले के पास जाती है। सिर्फ 10%, सिर्फ 10% ही ऊर्जा अगले के पास जाती है। बात समझ आई थी इतनी? बिल्कुल आई थी। अब जैव संवर्धन में क्या कह रहा है कि जितने भी हानिकारक रसायन हैं, क्या है, जितने भी हानिकारक रसायन हैं वो बेटा उत्पादक के पास सबसे कम होते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हानिकारक रसायन बढ़ते जाते हैं। हानिकारक रसायन क्या होते जाते हैं, हानिकारक रसायन, हानिकारक रसायन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, चतुर्थक, तो हमारे हानिकारक रसायन क्या होते जाएंगे, हानिकारक रसायन की मात्रा, हानिकारक रसायन की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्या होगी, हानिकारक रसायन की मात्रा बढ़ती जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं जैव संवर्धन। इसी को क्या बोलते हैं, जैव संवर्धन। और ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में पाई जाती है। सुनो जरा कैसे, सुनना जरा, हानिकारक रसायन सबसे ज्यादा मानव के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं। चलो जरा यहां आ गए हम किस पे, हमारी किस पे, जलीय आहार श्रृंखला के ऊपर। जलीय आहार श्रृंखला में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलते हैं, पादप पल्लवक देखने को मिलते हैं। पादप पल्लवक क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाएंगे अपना खुद का। जैसे आपका क्या है, नील हरित शैवाल है, जैसे आपका क्या है, नील हरित शैवाल है। शैवाल क्या होती है बेटा, आपने क्या देखा होगा, काई देखी होगी पानी के ऊपर जमी हुई, ये क्या है, शैवाल ही तो है। ये क्या है, शैवाल ही तो है। और ये फोटोसिंथेसिस कर सकती, मतलब प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, अपना भोजन बना सकती है। तो एक जलीय आहार श्रृंखला में ये जो नील हरित शैवाल हैं ये क्या कहलाए, आपके उत्पादक कहलाए। इन उत्पादक को खाता कौन है बेटा, प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। उन प्राथमिक उपभोक्ता को आपकी जलीय आहार श्रृंखला में क्या बोलते हैं, प्राणी पल्लवक बोलते हैं। ये भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, क्या होते हैं, ये भी सूक्ष्म जीवी ही होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, इन पादप पल्लवक को खाते हैं। अब ये जो प्राणी पल्लवक हैं इनको कौन खाता है, इनको खाती है बेटा छोटी मछलियां। मतलब छोटी मछली क्या कहलाई, द्वितीयक उपभोक्ता। इन छोटी मछली को कौन खाता है, बड़ी मछली खाती है, मतलब बड़ी मछली क्या कहलाई, तृतीयक उपभोक्ता। अब सुनो, मैम ने ये आपको इतना लंबा चौड़ा किसी लिए बताया है कि भैया मैम आपको जैव संवर्धन समझा सके अच्छे से। कैसे होता है आपका हानिकारक जो रसायन है उनका ट्रांसफर। सबसे निचला पोषी स्तर कौन सा है, आपका उत्पादक है, ऑब्वियस सी बात है। उससे ऊपर वाला पोषी स्तर प्रथम उपभोक्ता, उससे ऊपर वाला पोषी स्तर द्वितीयक उपभोक्ता, उससे ऊपर वाला तृतीयक उपभोक्ता। जैव संवर्धन में क्या बोला, जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रसायन, हानिकारक रसायन की मात्रा बढ़ती जाएगी। सुनो कैसे,
बेटा क्या होता है क्या होता है, आपका जो ये पानी है इसमें हानिकारक रसायन घुल जाते हैं। कैसे घुल जाते हैं? आप ये मानो कि इस जलाशय के आसपास कोई फैक्ट्री है, उससे कोई हानिकारक रसायन निकल के आ गया। उसके अलावा आप ये सोचो कि इस जलाशय के पास बहुत सारी खेती है, खेत हैं जहां फसल उगाते हैं, और सोचो गलती से फसल उगाने वाले इंसान ने कीटनाशक के रूप में डीडीटी का प्रयोग कर लिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, डीडीटी आपका क्या है? ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है। आगे पढ़ाऊंगी डीडीटी के बारे में, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। ये एक कीटनाशक है। बाहर की कंट्रीज में तो बेटा ये बैन भी है, हम इंडिया में यूज कर लेते हैं, लेकिन अब इसको मतलब बंद के बराबर ही हो गया है, लोग अवेयर हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है इंडिया में भी, ठीक है। क्या करते हैं? डीडीटी को छिड़क देते हैं फसलों पे कीटनाशक के रूप में लोग। अब सोचो जरा, अगर वो बह के, बारिश का पानी है, बारिश हुई, उस पानी के साथ वो डीडीटी बह के इस जलाशय में आ गया। क्या हो गया? इस जलाशय में आ गया। इस जलाशय में जैसे ही डीडीटी आएगा, उत्पादक ने उसका प्रयोग कर लिया। उसका प्रयोग किस लिए किया उत्पादक ने? भैया इसको प्रकाश संश्लेषण करना है, जल की आवश्यकता है, और इसने सोचो कि भैया 5 ग्राम 10 ग्राम लगा लो, इसने क्या किया? 10 ग्राम डीडीटी का प्रयोग कर लिया। 10 ग्राम डीडीटी का प्रयोग कर लिया। एक पौधे के पास कितनी डीडीटी है? 10 ग्राम डीडीटी है, ठीक है। अवशोषित कर ली इसने जल में से। अब इस प्राथमिक उपभोक्ता ने जब इन पादप प्लवक को खाया, मतलब इन उत्पादकों को खाया, तो ऐसा तो नहीं है कि एक जो जीव है वो क्या करेगा, एक पौधा खा के फ्री हो जाएगा, नहीं। सोचो एक जीव ने थोड़े थोड़े टाइम रुक के 5 पौधे खा लिए, तो भैया उसके पास 10 गुणा 5, ठीक है, सोचो 50 ग्राम डीडीटी हो गई, ठीक है। अब जब द्वितीयक उपभोक्ता ने प्राथमिक उपभोक्ता को खाया, भैया इसने सोचो कि 3 ये लगा लो 10 खा लिए, ठीक है, सीधा सीधा 10 लगा लो, 10 5 लगा लो, 5 खा लिए, ठीक है। इसने सोचो कि भैया इस छोटी मछली ने ये 5 छोटे छोटे जीव खा लिए, ठीक है। एक के पास क्या था? 50 था, आप 10 ही मान लो, सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा 500 ग्राम, ठीक है। इस एक मछली ने ये 10 सूक्ष्म जीव खा लिए, और इसके अंदर एक छोटी मछली के अंदर 500 ग्राम डीडीटी हो गया। अब देखना जरा आगे और धमाका होगा। और क्या धमाका होगा भैया? जैसे ही बड़ी मछली इस छोटी मछली को खाएगी, ये सोच लो कि उसने क्या कर लिया, 5 छोटी मछलियां खा ली। इस बड़ी मछली ने क्या किया? 5 छोटी मछलियां खा ली। एक मछली के पास 500 ग्राम है, 5 के पास कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम। अब बड़ी मछली में कितना डीडीटी हो गया भैया? 2500 ग्राम हो गया। अब जरा एक बात सोचो, अगर इस मछली को खा ले मनुष्य, इस मछली को खा ले मनुष्य, और वो अगर 2 मछली भी खा ले, ये मान के चलो उसने 2 मछली खा ली, एक मछली के अंदर कितना डीडीटी है? 2500 ग्राम, 2 खा ली, भैया उसके पास 5000 ग्राम डीडीटी हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ा, मनुष्य इसमें क्या हुआ बेटा? इसमें चतुर्थ उपभोक्ता हुआ। चतुर्थ उपभोक्ता कौन हुआ? मनुष्य हुआ। तो भैया जैसे जैसे पोषी स्तर आगे आगे बढ़ते गए, सबसे ज्यादा जो डीडीटी का अमाउंट है, जो हानिकारक पदार्थ है, वो भैया किसको मिला? किसके नसीब में आया? किसके नसीब में आया? वो हमारे मनुष्य के नसीब में आया। वो किसके नसीब में आया? वो हमारे मनुष्य के। अरे यार ये क्या हो गया हैं भैया, ये क्या हो गया? अरे बाबा, ई का हो गया।
रुको करके देखती हूँ, रुको कुछ करके देखती हूँ, रुकिएगा जरा। भैया ये का हो गया, हमें समझ नहीं आया, ई का हो गया। हाँ कुछ हद तक तो ठीक हो ही गया है बेटा। ठीक है, क्या हो गया, इनके अंदर के अंदर से भाग गए हैं, लेकिन कुछ हद तक तो हमारा वापस आ गया है। ठीक है, पता नहीं बेटा कहाँ क्या क्लिक हुआ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहां हम बना देते हैं छोटे छोटे, यहां ये मानिए ये छोटे छोटे क्या हैं, सूक्ष्म जीवी हैं। सूक्ष्म जीवी क्या हैं, पौधे हैं। इनको ग्रीन कलर से बनाना पड़ेगा भैया। ऐसा करते हैं, लिख देती हूं इसके अंदर, इसके अंदर क्या लिख देती हूं, लिख देती हूं यहां क्या थे, प्राणी पल्लवक थे। ठीक है, यहां क्या थे, अरे बाप रे बाप, यहां क्या थे, पादप पल्लवक थे। ठीक है, यहां क्या थे, आगे चल के प्राणी पल्लवक थे इसमें। ठीक है, आगे चल के क्या थी, छोटी मछली थी बहुत सारी। आगे चल के क्या थी, बड़ी मछली थी। ठीक है, आगे चल के क्या थी, एक बड़ी मछली थी। और आगे चल के ये क्या आया भैया, मनुष्य आया। ये क्या आया, आगे चल के मनुष्य आया। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है भैया, हो गया ना अब, बिल्कुल हो गया। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए फिर आगे। ये किस बारे में बात की बेटा, हमने जैव संवर्धन के बारे में बात की। और जैव संवर्धन में हमने पढ़ा कि भैया जैसे जैसे पोषी स्तर ऊपर ऊपर जाएगा, हानिकारक रसायनों की मात्रा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा अमाउंट मनुष्य में देखने को मिला, और ये हमने जलीय आहार श्रृंखला के द्वारा समझ भी लिया कि मनुष्य के अंदर ही सबसे ज्यादा हानिकारक रसायन कैसे मिलते हैं। ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो रहा है भैया, ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। और हमारे हानिकारक रसायन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। हम क्या होते जाएंगे, बढ़ती जाएगी इनका अमाउंट। समझ आ गई, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो मैम। अब बात करते हैं हम हमारे पर्यावरण की कुछ समस्याओं के बारे में। सबसे ज्यादा समस्या आपको क्या देखने को मिलती है बेटा आज के समय में, प्रदूषण, वनों की कटाई। तो क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे हमारे पर्यावरण के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। क्या हो रहा है, धीरे धीरे पर्यावरण में कुछ बदलाव हो रहे हैं, और हमारी गतिविधियां भी क्या कर रही हैं, पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, पर्यावरण में गिरावट आ रही है और पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे हमारा प्रदूषण और वनों की कटाई है। ये देखिए हम कितना प्रदूषण फैलाते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं। अब हमारे पर्यावरण की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है बेटा, ओजोन परत का ह्रास। और इस बात का तो हर बच्चे को पता है, आप में से भी हर बच्चे को इस बात का पता होगा बेटा कि ओजोन परत का ह्रास हमारे सामने कितनी बड़ी पर्यावरण समस्या उभर के आ रही है। होता क्या है इसमें, सुनो जरा। हमारी जो पृथ्वी है बेटा, क्या है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन परत का क्या है, ओजोन परत का आवरण है, जो क्या करती है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, हम तक नहीं आने देती है। कैसे नहीं आने देती है, इधर देखो, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। ये क्या है बेटा, पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ आपको एक ये ग्रीन कलर की इस तरीके से एक परत दिखाई दे रही है। इस परत को क्या बोलते हैं बेटा, हम ओजोन परत बोलते हैं। ये ओजोन परत क्या कर रही है, जैसे ही सूर्य की किरणें आएंगी अवशोषित कर लेगी, वापस भेज देगी, अवशोषित कर लेगी या वापस भेज देगी। इस तरीके से क्या करेगी, अंदर आने ही नहीं देगी। इसने आवरण बना रखा है पृथ्वी के चारों तरफ इस ओजोन परत ने। लेकिन समस्या क्या आ रही है बेटा, इस ओजोन परत में कहीं कहीं छेद देखने को मिला है। वो छेद क्या, जो आपको ये रेड कलर से दिखाया गया है,
ये क्या है? ओजोन परत का छिद्र दिखाया गया है। अगर ओजोन परत में ऐसा छिद्र बढ़ता गया, उससे क्या होगा? हमारी पैरा बैंगनी किरणें क्या होंगी? अंदर पृथ्वी की तरफ आने लग जाएंगी। क्या होंगी? जिन पैरा बैंगनी किरणों को ये ओजोन परत रोक रही थी, वो अंदर पृथ्वी की तरफ आने लग जाएंगी। और हमें कैसी बीमारियां हो सकती हैं बेटा? त्वचा से रिलेटेड कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश, ये सब हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं। पौधों का नाश हो सकता है। और इन सब चीजों से हमें कौन बचा रहा है? हमारी ये ओजोन परत बचा रही है। और अब समस्या क्या है कि ओजोन परत में छेद हो गया है, और इस छेद की वजह से पैरा बैंगनी किरणें पृथ्वी की तरफ आने लग जाएंगी। अब ये ओजोन परत हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है, ये तो हमें पता है, लेकिन कहां प्रेजेंट है बेटा? हमारी पृथ्वी के बाहर वायुमंडल के अलग अलग परतें हैं। क्या हैं? अलग अलग परतें हैं। हमारी पृथ्वी के बाहर जो समताप मंडल वाली परत है, कौन सी? समताप मंडल वाली परत। उस समताप मंडल वाली परत में ये ओजोन परत प्रेजेंट है। उस समताप मंडल में, उस समताप मंडल वाली लेयर में ये ओजोन परत प्रेजेंट है हमारी पृथ्वी के बाहर। ये हमारी पृथ्वी। बात आ गई समझ? यहां क्या लिखा हुआ है? यही सेम बात लिखी हुई है कि हमारी ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अब ये ओजोन परत अगर पृथ्वी से बाहर है, कहां है? यहां समताप मंडल में है, हमारी भलाई के लिए है। पैरा बैंगनी किरणों को रोकेगी, अंदर पृथ्वी पे नहीं आने देगी। लेकिन अगर जमीनी स्तर पे बात करें, हमारे यहां अगर ओजोन गैस है जो वो फैल जाए, तो बेटा वो एक बहुत घातक जहर है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओजोन क्या है? जमीनी स्तर पर एक घातक जहर भी है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बात भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब जरा सुन लें, ओजोन परत बनी कैसे थी? सबसे पहले तो क्या सुन लो, ओजोन परत बनी कैसे? कैसे बनी भैया? ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन पे पैरा बैंगनी विकिरण, पैरा बैंगनी किरणें क्या होती हैं? ऑक्सीजन के ऊपर गिरती हैं, तो ऑक्सीजन दो अणुओं में टूट जाती है। अब जब इसमें से ये कोई अणु ऑक्सीजन के साथ दोबारा से जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? O3 बन जाएगा। O2 और O जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? O3 बनेगा। ये O3 ही क्या है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये O3 ही क्या है? ये O3 ही तो ओजोन है। ये O3 ही तो ओजोन है। बात आ गई समझ? बिल्कुल आ गई मैम समझ। हमें ये तो पता चल गया कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। अब जरा ये बात भी बता दो कि इस ओजोन परत का ह्रास कैसे होता है। तो सुन लो जरा क्या हुआ था, अभी बताती हूं, बात सुन लो पहले। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई। क्या देखी गई? कमी देखी गई, जिसे किसका नाम दिया गया? ओजोन छिद्र का नाम दिया गया। अब ओजोन की मात्रा में इतनी तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण क्या देखा गया बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखा गया। क्या देखा गया? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस देखी गई, जिसका प्रयोग किस चीज में हो रहा था? शीतलन और अग्निशमन में हो रहा था। मतलब हम क्या था? रेफ्रिजरेटर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में हम क्या कर रहे थे? धड़ल्ले से यूज कर रहे थे इस CFC का। नोट में आई बात कब? 1985 में, जब क्या हुआ? ओजोन छिद्र देखा। कहां देखा? अंटार्कटिका में देखा। तुरंत 1987 में क्या हुआ? सम्मेलन किया गया। किसके द्वारा? क्या नाम था उस सम्मेलन का? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम किया गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल भी बोला गया। उसमें सर्वसम्मति से क्या बात बोली गई कि भैया CFC के प्रोडक्शन को यही रोको, CFC के उत्पादन को यही रोको। 1986 तक जितना लेवल है, जितनी CFC बन चुकी, बस इनफ है। इसके बाद और CFC नहीं बनेगी। यह बात कब बोली गई? 1987 में बोली गई। ठीक है, कब, किसमें, कौन से कार्यक्रम में बोली गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में बोली गई।
ये बात ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा सुनना, जो मैम ने आपको ये बात बोली कि भैया ये जो CFC है यही सबसे बड़ा कारण बनी ओजोन परत में छिद्र का। ये कैसे कारण बनी? जैसे ही बेटा CFC आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में से निकलेगी, निकलते ही क्या होगा, ये ऊपर जाएगी वायुमंडल में। जैसे ही ये ऊपर वायुमंडल में जाएगी, इसके ऊपर क्या होंगी, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ेंगी। क्या होंगी? पराबैंगनी किरणें पड़ेंगी। ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ेंगी। ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें इस CFC में से क्या कर देंगी बेटा, क्लोरीन को क्या कर देंगी, क्लोरीन को तोड़ के अलग कर देंगी। मतलब इस CFC में से क्लोरीन निकलना शुरू हो जाएगा और ये क्लोरीन क्या करेगा बेटा, आपकी जो ओजोन है उसको तोड़ देगा। आपकी ओजोन को क्या कर देगा, तोड़ देगा। और अगर आपकी ओजोन को तोड़ देगा तो भैया आपकी जो ओजोन परत है उसका डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा, उसका टूटना शुरू हो जाएगा, वो कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, उसमें छिद्र बनना शुरू हो जाएगा। तो भैया ये क्या था, आपने देखा कि भैया बनती कैसे है आपकी ओजोन परत। यहां आपने क्या भी सीख लिया कि भैया ओजोन परत का ह्रास भी कैसे होता है। रीजन सबसे बड़ा क्या पाया गया, CFC पाया गया। तुरंत उस पर रोक लगाई गई 1987 में, क्या बोल के कि 1986 के लेवल तक बस, इससे आगे लेवल CFC का नहीं बढ़ना चाहिए। बात आ गई समझ? बिल्कुल आ गई मैम। अब बेटा एक तो पर्यावरण की समस्या ओजोन परत थी, उसका ह्रास था, मतलब वो हमने पढ़ लिया। अब एक और सबसे बड़ी समस्या आज के समय में बन के आ रही है, क्या, कचरा प्रबंधन की। इतना कचरा हो गया है भैया, कैसे क्यों हुआ है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमने किया है ये। हम क्या करते हैं भैया, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठीक है, दूध के पैकेट्स, दही के पैकेट्स, ठीक है, और क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, सुनो, जैसे हम दही के पैकेट को या दूध के पैकेट को काटते हैं, काट के हम एक छोटा सा कोना क्या करते हैं, अलग काट के फेंक देते हैं। बेटा आपको जान के हैरानी होगी, जो ये दूध के पैकेट हैं इनको तो रिसाइकल कर लें, लेकिन वो जो छोटा सा कोना आपने काट के अलग किया है वो रिसाइकल मशीन में नहीं रिसाइकिल हो पाता। इतने वो छोटे छोटे कोने रोज 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 इतने सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं और वो रिसाइकल भी नहीं हो पा रहे हैं। तो भैया ध्यान रखेंगे, आज से उस जो पैकेट को आप कट करोगे, उस छोटे कोने को आज के बाद आप लोग अलग करके नहीं फेंकोगे, उससे कनेक्टेड रहने दोगे, इस तरीके से काटोगे। ठीक है, तो भैया हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत सारी कैंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, जूस की, कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत सारी बोतल्स, कैंस, दूध के पैकेट्स हैं, दही के पैकेट्स हैं, और बात सुनो, और से और बात सुनो, लेज के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, और कपड़े। बेटा आपको पता है आज के समय में कपड़ा जो है, आजकल हम क्या कर रहे हैं, अरे भैया ये पिंकी की शादी में पहना था, इसको रिंकी की शादी में हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि वही गेस्ट आए हुए थे, वो तो ये बोलेंगे इसने यही कपड़ा पिंकी, यही साड़ी पिंकी की शादी में पहनी थी, यही साड़ी रिंकी की शादी में पहन ली। हम क्या कर रहे हैं, एक दो बार कपड़ा पहन रहे हैं उसको फेंक रहे हैं, एक दो बार कपड़ा पहन रहे हैं उसको रिपीट नहीं कर रहे, उसको फेंक रहे हैं। इतना कपड़ा इकट्ठा हो गया है बेटा कचरे के रूप में। तो ये जो कचरा एक इतनी बड़ी समस्या बन के आ रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा, हमारी जीवन शैली ही तो है। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है कि इस कचरे का निपटान करें कैसे, और ये क्या कर रहा है, हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली। इसका सबसे बड़ा कारण कौन है, हम खुद हैं, हमारी जीवन शैली है। अब अगर हम बात करें हमारे इस कचरे की, तो ये कचरा बेटा दो प्रकार का होता है, एक तो जैव निम्नीकरण पदार्थ और एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ। जो जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा, उसका निपटान हम कर पा रहे हैं। उनको जो आपके सूक्ष्म जीवी हैं, कौन है, सूक्ष्म जीवी हैं, वो घटकों में बदल रहे हैं, मतलब उनको तोड़ पा रहे हैं। जैसे आपके छिलके हैं,
ठीक है, फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूक्ष्म जीव उनको क्या करेंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे, खाद में बदल देंगे। तो भैया आपके जो फल हैं, आपकी जो सब्जियां हैं, उनके छिलके हैं, सूती कपड़ा है, आपका जूट है, कागज है, इन सबको क्या कर रहे हैं हम, फिर भी निपटान कर पा रहे हैं, इनका खाद में बदल दे रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। समस्या तो ये अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। इनके साथ देखो क्या है, जो आपके सूक्ष्म जीवी हैं उनके पास ऐसे एंजाइम हैं ही नहीं जो इन अजैव निम्नीकरण पदार्थों को तोड़ पाए। कौन कौन से हैं आपके अजैव निम्नीकरण पदार्थ, जैसे हमारा क्या है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, संश्लिष्ट रेशे हैं, धातु है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट हैं। ये सब क्या है, इनको सूक्ष्म जीव नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के पास ऐसा करने के लिए एंजाइम ही नहीं है। सूक्ष्म जीव एंजाइमों का प्रोड्यूस करके इन फल, सब्जी, सूती कपड़े, जूट, कागज, इनको तो सड़ा गला पा रहे हैं। उनके पास प्लास्टिक और पॉलीथीन गलाने का, सड़ाने का एंजाइम नहीं है। नहीं है तो भैया इन पदार्थों का अपघटन नहीं कर पा रहे हैं हमारे सूक्ष्म जीव। ये जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, ये हमारे लिए समस्या बने हुए हैं। अब तरीके क्या हो सकते हैं इस कचरे का निपटान के लिए, क्या तरीके अपना सकते हैं? सबसे पहला तरीका अपना सकते हैं हम क्या, जैव मात्रा संयंत्र। मतलब क्या है बेटा, बायोगैस और खाद बना के हम क्या कर सकते हैं, कुछ कचरे का निपटान कर सकते हैं। कैसे कचरे का, जो कचरा कैसा है, जैव निम्नीकरण कचरा है, जो जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं उनको हम क्या करेंगे, इस टाइप से एक जैव मात्रा संयंत्र लगाएंगे, उसमें से हम बायोगैस भी बना लेंगे, खाद भी बना लेंगे, काम चल जाएगा। बड़ी सही बात है भैया, लेकिन है किसका, जैव निम्नीकरण पदार्थों का ही। ज्यादा समस्या हमारे लिए क्या है, जैव निम्नीकरण पदार्थ। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा तरीका क्या आया सामने, सीवेज उपचार तंत्र। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे गंदा पानी बह बह के हमारी नदियों में मिल रहा है जाके, तो हमने क्या तरीका निकाला है कि कुछ ऐसे संयंत्र लगा दिए जाएं जो क्या करें, उस पानी को नदी में मिलने से पहले साफ कर दें। यहां देखो, ये देखो, ये क्या है, कुछ इसी टाइप के संयंत्र हैं जो क्या करेंगे, उस गंदे पानी को साफ करेंगे और उसके बाद नदी में छोड़ेंगे, उसके बाद नदी में छोड़ेंगे। तीसरी चीज क्या है, कूड़ा भराव क्षेत्र। तीसरी चीज क्या प्रयोग में ला रहे हैं बेटा हम, कूड़ा भराव क्षेत्र। इसमें क्या कर रहे हैं, जो क्षेत्र थोड़े से नीचे की तरफ हैं, ठीक है, ढलान में क्षेत्र है, गड्ढे हैं जिन क्षेत्रों में, उनमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कचरा भर रहे हैं। ठीक है, और उनको क्या कर रहे हैं, मिट्टी से दबा दे रहे हैं। उस कचरे को क्या कर रहे हैं, मिट्टी से दबा दे रहे हैं। ये देखो, यहां क्या है, बहुत सारे गड्ढे हैं, इस गड्ढे में क्या कर रहे हैं, हम कचरा डाल रहे हैं। इस गड्ढे में हम क्या कर रहे हैं, कचरा भर रहे हैं और इसको फिर मिट्टी से ढक देंगे। आगे चलो, और तरीका क्या है, कंपोस्टिंग। और जो हमारा फोर्थ तरीका है वो क्या है, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं बेटा, कंपोस्टिंग में हम कचरे को क्या करेंगे, कंपोस्ट गड्ढे में भर देंगे और उसको ढक देंगे, मिट्टी के द्वारा ढक देंगे। जैसे ये देखो, ये बहुत सारा कचरा, जो कैसा कचरा हमारा, जो जैविक कचरा है, जैव निम्नीकरण कचरा है, उसको इस गड्ढे में भर देंगे और ढक देंगे। और इसमें कितना बोला गया भैया, 3 महीने के बाद वो कचरा क्या हो जाएगा, खाद में बदल जाएगा। ये तरीका भी सही है, लेकिन है किसके लिए, जैव निम्नीकरण के लिए। अब जो हमारे अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं बेटा, उनके लिए भी हमने तरीके निकाले हैं। क्या तरीके निकाले हैं, एक तो पुनः चक्रण का, मतलब क्या, हम उन जो चीजें हमारी कचरा बनी है उनको रिसाइकिल करके, उनका पुनः चक्रण करके हम उनसे क्या कर लेंगे, नए पदार्थ बना लेंगे। क्या कर लेंगे, नए पदार्थ बना लेंगे और उनको यूज कर लेंगे। दूसरा तरीका हम क्या अपना रहे हैं, पुनः उपयोग का। पुनः उपयोग में क्या करेंगे हम, ये एक पारंपरिक सा तरीका है, जैसे अखबार के लिफाफे आपने बहुत देखे होंगे। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे अखबार है ना, उससे लिफाफे बना के उसको पुनः यूज कर लिया। इसका नाम ही देखो, पुनः उपयोग। मतलब किसी भी चीज को क्या करना, पुनः पुनः इस्तेमाल कर लेना।
ये कुछ तरीके हैं जो हम कचरे के प्रबंधन में अपना रहे हैं। ठीक है बेटा, और इसी के साथ बेटा क्या हुआ, हमारा आज का चैप्टर, हमारा पर्यावरण, प्यारा सा पर्यावरण कंप्लीट हुआ। बात सारी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई, आई होप क्लियर हो गई बेटा, क्योंकि मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगा के बहुत अच्छे से आप बच्चों को समझाया है, और मुझे पता है आप बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ आया है। और अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, निम्न में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, मतलब इसको हम अजैव निम्नीकरण भी बोल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में तो भैया यही शब्द दिया हुआ है, अजैव निम्नीकरण। क्या शब्द दिया हुआ है, अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण बताओ इसमें से क्या है, मैम ने बताया था। अरे भैया यहां से मैम को एक और बात याद आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने क्या किया, मिस किया। ये हमने मिस किया। आपका जो अजैव निम्नीकरण है बेटा, इसमें आपका डीडीटी भी आएगा, इसमें आपका डीडीटी भी आएगा। आप डीडीटी को भी शामिल कर लेना बेटा, ठीक है, इसमें आप डीडीटी को भी शामिल कर लेना। हमने जब अपनी जलीय आहार श्रृंखला की बात की तो हमने डीडीटी पढ़ा, ठीक है भैया, लेकिन हम निम्नीकरण पदार्थ, कचरे के समय पे उसको कैसा बोल सकता है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर। देख लिया होगा अब तक आप सब बच्चों ने, तो भैया सब बच्चों को पता है कि संश्लिष्ट जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अजैव निम्नीकरण होते हैं। इसके साथ ही अगर मैं इस ऑप्शन की जगह आपको डीडीटी दे देती, तब क्या आंसर होता, तो भैया तब हमारा डीडीटी होता। जो वहित मल है, कागज है, जूट है, ये सब तो जैव निम्नीकरण है, कर लेंगे इनको, तो सड़ा गला लेंगे, प्रबंध कर लेंगे इनका। तो डीडीटी का, संश्लिष्ट रेशे का, इनका मुश्किल है। आगे बढ़े, किस आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव होते हैं, बताइए तृतीय पोषण स्तर पर कौन होंगे बेटा, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, बताओ क्या होंगे बेटा। आप बच्चों को मैम ने बिल्कुल अच्छे से बना के बताया। सबसे पहले क्या होते हैं, आपके उत्पादक होते हैं। ये क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर होता है। दूसरे पे क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, द्वितीय पोषी स्तर होता है। फिर क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और ये होता है हमारा तृतीय पोषी स्तर। अब जरा ये बात भी बता दो, ये क्या है, सारे पौधे होते हैं। यहां प्राथमिक में क्या होता है, शाकाहारी होते हैं। यहां क्या होते हैं, सारे शाकाहारी होते हैं। और इससे ऊपर जब द्वितीय में चलते हैं तो मांसाहारी होते हैं। और ये द्वितीय उपभोक्ता क्या है, तृतीय पोषी स्तर है। इसका मतलब क्या होगा, मांसाहारी होंगे। आगे बात समझ, बिल्कुल आगे मैम। चलो फिर आगे बताओ, सीएफसी का उपयोग कहां किया जाता है। अरे देखते ही बताने का क्वेश्चन, अरे देखते ही बताने का क्वेश्चन मैम ने बता दिया, रेफ्रिजरेटर्स में। आगे बढ़े, चलिए। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। बताइए क्या अवशोषित करती है, बताइए इनमें से क्या अवशोषित करती है आपकी ओजोन परत। अरे मैम इतना इजी, पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। अच्छा अब ये बताओ, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पैराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से कौन सी गैस बनती है, बताइए कौन सी गैस बनती है। अरे मैम ये भी बहुत इजी है, ओजोन बनती है। ठीक है चलिए आगे। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा, बताओ क्या होगा। कम वर्षा होगी, भूसंखलन होगा, भूमि अपर्दन तथा बाढ़ होगी, या उपरोक्त सभी होगा। बेटा पर्यावरण की समस्याओं में आपने देखा था, एक तो प्रदूषण और एक वनों की कटाई। ये महत्वपूर्ण समस्याएं हमारे सामने, जो सबसे ज्यादा समस्या हमारे सामने पर्यावरण को लेकर है वो यही है, एक प्रदूषण, एक वनों की कटाई। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन परत का ह्रास भी हो रहा है। प्रदूषण की वजह से ही तो हो रहा है, जो सीएफसी वगैरह निकल रहे हैं ओजोन परत में छिद्र कर रहे हैं। तो भैया वनों की कटाई भी, वनों की कटाई से क्या क्या हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं भैया, कम वर्षा, भूसंखलन, भूमि अपर्दन, बाढ़।
ठीक है, चलिए इसमें क्या है, जोड़े बनाने हैं आपको। ठीक है, चलिए बनाइए जोड़े, बनाइए। ये लीजिए साइड हो गई, बनाइए बेटा, जोड़े बनाने हैं हमें, बनाइए। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हरे पौधे क्या हैं बेटा, हमें साफ साफ बहुत अच्छे से पता है, हरे पौधे उत्पादक हैं, ऑब्वियस सी बात है मैम। फिर बताइए बेटा, टिड्डा क्या था? अरे मैम टिड्डा शाकाहारी था, पौधों को टिड्डा ही तो खाता है। फिर बताइए मेंढक क्या था? अरे मैम मेंढक मांसाहारी था, ये टिड्डों को खाता है। फिर बताइए सर्प क्या था? अरे मैम सर्प उच्च मांसाहारी था, ये मेंढकों को खाता था। चील क्या थी? अरे मैम चील तो सबसे सर्वोच्च मांसाहारी थी, क्योंकि ये सांप को खाती थी। आगे बात समझ? बिल्कुल आगे मैम। और इसी के साथ हमने क्या कर लिया बेटा, अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब बारी आई समरी की। समरी में क्या है बेटा, समरी में क्या है, हमने देखो क्या किया, हमने सबसे पहले पारितंत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पारितंत्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पारितंत्र के घटक पढ़े। पारितंत्र के घटक कौन से थे? आपके जैविक थे और अजैविक थे। कौन से थे? जैविक थे और अजैविक थे। हमारे जो जैविक घटक थे उसमें क्या था बेटा, आगे फर्दर तीन ग्रुप्स थे। तीन ग्रुप्स थे, उत्पादक थे, उपभोक्ता थे और क्या थे, अपघटक थे। क्या थे? अपघटक थे। हमारे जो उपभोक्ता थे उसमें फर्दर क्या था बेटा, उसमें फर्दर मैम शाकाहारी थे कुछ, तो कुछ क्या थे, मांसाहारी थे, और क्या थे, कुछ सर्वहारी थे, सर्वहारी थे, और कुछ क्या थे, परजीवी थे। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा मैम, इन अपघटकों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये क्या करते हैं, स्रोतों की भरपाई करते हैं। क्या करते थे, स्रोतों की भरपाई करते थे, मतलब पोषक तत्वों का क्या करते थे, पुनः चक्रण करते थे। पोषक तत्वों का क्या करते थे, पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते थे। ठीक है, पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते थे। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, फिर हम कहां जंप कर गए भैया, फिर हम जंप कर गए मैम हमारी आहार श्रृंखला के ऊपर। किस पे, आहार श्रृंखला के ऊपर। फिर हम कहां जंप कर गए मैम, हमने आहार जाल पढ़ा। क्या पढ़ा, आहार जाल पढ़ा। जब कई सारी श्रृंखलाएं एक दूसरे से मिल जाएं तो क्या बना रही थी, वो जाल बना रही थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जैव संवर्धन पढ़ा। ठीक है, अब जैव संवर्धन और इस आहार जाल से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी, वो क्या थी, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम पोषी स्तर में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो भैया ऊर्जा तो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सिर्फ 10% ही अगले पोषी स्तर पे ट्रांसफर होती है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि भैया जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जो पोषी स्तर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उन पोषी स्तरों में हानिकारक रसायन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हानिकारक रसायन बढ़ते जाएंगे। ऊर्जा क्या होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होती जाएगी। यह बात समझ आ गई थी, गौर करने वाली बात थी। एक बात और समझी थी हमने, वो क्या समझी थी कि सूर्य से जब पौधे खाना बनाते हैं तो ऊर्जा कितनी आती है बेटा, सिर्फ 1% ऊर्जा ही पौधे के पास आती है। कितनी आती है, सिर्फ 1% ऊर्जा ही। एक महत्वपूर्ण बात हमने ये सीखी थी। उसके अलावा हमने क्या सीखा, हमारे पर्यावरण की समस्याएं। उसके अलावा हमने क्या सीखा, पर्यावरण की समस्याएं। क्या सीखी, पर्यावरण की समस्याएं सीखी। क्या सीखा बेटा, पर्यावरण की समस्याएं। और इसमें सबसे
बड़ी बात हमने किसके बारे में की? ओजोन परत के बारे में, ओजोन परत के ह्रास के बारे में। ठीक है, ओजोन परत का ह्रास। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? कचरे के बारे में, कि भैया कचरा बढ़ता जा रहा है, और फिर हमने क्या पढ़ा? उस कचरे का प्रबंधन पढ़ा। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा? उस कचरे का प्रबंधन पढ़ा। ओजोन परत का ह्रास। ठीक है, और यहां हमने क्या पढ़ा? कचरा प्रबंधन पढ़ा। ठीक है, बात समझ आ गई? ये था हमारा ओवरऑल हमारा पर्यावरण चैप्टर। अब बात कर लें हम होमवर्क की। तो भैया गौर से सुन लो बेटा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रही हैं मैम, कैमरा में से ही पिटाई करूंगी, तुम्हारे घर आके ही तुम्हारी पिटाई करूंगी अगर मुझे ये खबर हुई कि किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, मैम ने जो होमवर्क दिया। अब मैम होमवर्क क्या देने वाली है? बिल्कुल इजी सा होमवर्क देने वाली है बेटा मैम, और वो क्या है? आपकी जो एनसीईआरटी है, आपकी जो एनसीईआरटी है उसकी बैक जो एक्सरसाइज है, चैप्टर के बैक में जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे, पढ़ के इस चैप्टर को रिवाइज करके तुरंत। उसके अलावा क्या करोगे बेटा? सेकंड चीज आप क्या करोगे? आप बच्चों को डीपीपी दी गई है। क्या दी गई है? डीपीपी। डीपीपी मतलब बेटा एक प्रैक्टिस शीट दी गई है। क्या दी गई है? एक प्रैक्टिस शीट दी गई है। इस प्रैक्टिस शीट में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करोगे, उन क्वेश्चंस को भी क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, और आप बच्चे मैम को प्रॉमिस करते हैं, देख लो अब आप सब बच्चों ने प्रॉमिस कर दिया है मैम को कि मैम हम दोनों होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आप अच्छे बच्चे हो। चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं? अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आप बच्चे हैं अच्छे बच्चे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और निरंतर पढ़ाई जारी रखेंगे।